Hello guys, welcome to the discussion series of the test 1 which we are going to cover in this particular video. हम लोग टेस्ट 1 के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे एंड पॉलिटी का ये अपना टेस्ट है एंड इसको एक एक क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे. ये वाली जो वीडियो होगी उसमें फर्स्ट 50 होगा, नेक्स्ट वाली में सेकंड 50 टू 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. ये सभी टेस्ट आई होप आप अपने अटेम्प्ट कर रखे हैं एंड इसके हम अब सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन से इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी. अब देखिए एक बात मैं आपको यहीं पे बोलना चाहता हूं. व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आस्क व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. मतलब इस चीज को सर्च करें, ठीक है. सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है, कि करेक्ट पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट. तो ये नॉट करेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है. चलिए नॉट करेक्ट देखते हैं. प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट. दिस इज राइट, रिटन रिकमेंडेशन ही अब देनी पड़ती है. नेक्स्ट, इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months. यस, ये भी ट्रू है. हर 6 months बाद आप अप्रूव करवा के आप एक्सटेंड करवा सकते हो, ठीक है. सी, रिजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. अब चलो फॉर अ सेकेंड ये चीज को मैं कहता हूं कि चलो इसे हटाओ. डी पढ़ते हैं. रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. दिस इज ऑल्सो राइट. सिंपल एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से भी वो हटाया जा सकता है. तो इसका सही जवाब क्या? 3 सही है, तो यही गलत होगा. और ये गलत क्यों है? तो ये गलत है टोटल की वजह से. यानी इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. तो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस नहीं है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है. एंड व्हाट इज द स्पेशल मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी इज नथिंग बट मोर देन 50%, एक तो प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा. एंड ये जो सी वाला है ये कब आप चुनते हैं, कब ये टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होता है? जब प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है, उस टाइम हम 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप देखते हैं. ये चीज ध्यान रखिएगा. यहां पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग देखी जाती है, नॉट द टोटल मेंबरशिप, ठीक है. सो दिस इज अ स्पेशल मेजॉरिटी. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें इमरजेंसी पे यही पॉइंट्स पे मेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इस तरीके से हमने ये वाला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया. दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. नेक्स्ट बढ़ते हैं. पढ़िए सवाल. What could be the possible reason for democracy being the most prevalent and better than other forms of government? इसका आपसे रीजन पूछा जा रहा है, तो इसको डिस्कस करते हैं. अब फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेकंड पढ़ते हैं. इट एंश्योर्स क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग. क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, बिल्कुल जल्दी से डिसीजन आता है डेमोक्रेसी में. इनफैक्ट ये उल्टा है, ठीक है. थर्ड पढ़ते हैं. इट एक्सट्रैक्ट्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट. हाँ, डेमोक्रेसी में कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. तो यस, थर्ड सही है. अब देखो, यानी सेकंड गलत है, ठीक है. अब जैसे ही सेकंड गलत है तो मैं ए काट सकता हूं, तो मैं सी काट सकता हूं, तो मैं डी काट सकता हूं. यानी ऑटोमेटिकली द आंसर विल बी बी. यानी यहां से हमने क्या टेक्निक सीखी? जैसे ही ये पता चल जाए एक भी गलत है, तुरंत ऑप्शन को काटो, तुरंत ऑप्शन को यहां पे इरेज करना स्टार्ट कर दो. इट विल हेल्प यू रीच द करेक्ट आंसर, ठीक है. इवन आप फर्स्ट वाले से देख सकते हो. इट प्रोवाइड्स फॉर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नहीं भाई, इनफैक्ट डेमोक्रेसी में तो रातों रात सरकार चेंज हो जाती है. हम सबने पढ़ा है, कितनी बार मैंने आपको पीएसआईआर में पढ़ाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अनस्टेबल होता है, ठीक है. द रीजन इज दिस, समझो, ठीक है. फोर्थ ऑप्शन पढ़ो. इट एंश्योर्स द एलिमिनेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज. नहीं भाई, कहां से? डेमोक्रेसी इंडिया में है और इंडिया में तो कितनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो क्लेम करती है इंडिया में इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, इवन अमेरिका में इतनी ज्यादा है. तो फोर्थ तो वैसे ही गलत, तो डी एलिमिनेट कर दो. तो देखा, जस्ट बाय नोइंग सेकंड आप आंसर तक पहुंच सकते थे. कैसे? ए हटाओ, सी हटाओ. सो द करेक्ट आंसर इज बी. बी फॉर बॉम्बे. अनदर इजी क्वेश्चन, ठीक है. ये काफी इजी क्वेश्चन था. आई होप आप सबका सही रहा होगा. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू फ्रीडम? ठीक है. और पूछा क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. अच्छा, कोड दिए. चलो, यानी कुछ भी आंसर आ जाएगा तो हो जाएगा. अब वी नो दैट कौन कौन से होते हैं, तो इसकी जो ट्रिक है मैं जो याद करता हूं, EFER. EFER यानी पहला फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, यानी 14 से 18, ठीक है. फिर आता है राइट टू फ्रीडम, 19 से लेके 22. फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23, 24.
फिर आता है आपका रिलीजियस अफेयर वाला जो आपका 25 के आगे आई थिंक 28 तक जाता है, ठीक है, ये अपने राइट से। एंड देन आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो है आपका 29 से 30, ठीक है, ये हम लोग को पता है। EFERC, EFERC, EFERC याद हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, राइट टू फ्रीडम के अंदर पूछा है, यानी 19 से 22 में कौन कौन से आते हैं, पढ़ते हैं। राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये तो बिल्कुल है, यानी सेकंड तो पक्का है, ठीक है, यानी फोर्थ एलिमिनेट कर दो। आगे राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू लाइफ लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 राइट है, सबको पता है, तो फोर्थ भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो फोर्थ पक्का आंसर होगा, तो ए भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो इतने दो से मैं कहां तक आ गया, सी और डी तक आ गया, तो ऑटोमेटिकली वन आप सबको पता है, असेंबल पीसफुली भी हम सबको मिला हुआ है अंडर राइट टू आर्टिकल नंबर 19। तो 1 2 4 तो है। अब बात चलते थर्ड, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत बार इस क्वेश्चन को में क्या होता है, ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन प्रीलिम में बहुत मिलेंगे जहां ऑप्शन सी या डी है। सपोज करो अभी मान लो फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग तुम्हें नहीं पता, तब भी क्या करें, क्या इस क्वेश्चन को लीव किया जाए, ठीक है। वेल द आंसर टू दिस इज नो। ऐसे केस में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल के किसी एक पे लगा दो, बट लगाना जरूर, क्योंकि 50% प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन सही हो जाए, और सही हो गया तो मेरे भाई सीधा +2 मिलेगा, ठीक है, एंड गलत हो गया तो कोई बात नहीं, 0.66 है। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स ये कहती है कि जब आप बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस में ब्लाइंड गेसेस लेते हो तो पॉजिटिव साइड पे एंड होते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट मैथ सेज। तो दिस इज व्हाट आई कॉल एज 2 ऑप्शंस वाला। तो 2 ऑप्शंस वाला आपको यहां पे क्या करना है, हमेशा खेलना है, ये चीज ध्यान रखो। यू ऑलवेज हैव टू प्ले द 2 ऑप्शंस वाला इवन इफ यू डोंट नो। ये तो पता है ना 2 तो गलत है, ठीक है, ये तो पता है ना, तो खेल दो ऐसे को, ठीक है। और ये भी हम लोग काफी बार लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं क्या, कि राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। राइट टू स्ट्राइक आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐसे नहीं है, जो रो राइट्स है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और उन सब में मिल रहा है राइट टू स्ट्राइक, वो भी प्रॉपर आप कह सकते हो नोटिस वगैरह देके, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक है बट नॉट इन द फंडामेंटल राइट्स, इट इज इन द यू कैन से वेरियस जो लेबर लॉज एक्सेट्रा वहां मिला हुआ है। सो थर्ड भी गलत हो जाता है। अब थर्ड भी जब गलत हो जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, दैट इज सी फॉर कैलकाटा, यानी 1 यानी 2 एंड 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने ये चीज सीखी कि जब भी 2 क्वेश्चन आए 2 तो हमें अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेस्मिक एक्टिविटी ऑफ द अर्थ व्हाट आर सॉर्म्स। अभी एक करंट अफेयर्स में था, न्यूज में था, ठीक है। एंड सपोज करो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, सर मैंने ये चीज नहीं पढ़ी, मुझे बताओ कैसे सॉल्व करूं, ठीक है, क्या मैं एक आधा एलिमिनेट कर सकता हूं। पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन अर्थक्वेक, ठीक है। अब यार अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन अर्थक्वेक, ठीक है यार, ये कुछ सेंसिटिविटी और रेक्टर स्केल वगैरह कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। सॉर्म्स तो यार मुश्किल लग रहा है, सॉर्म से समथिंग जो आप कह सकते हो, मतलब ये नहीं यार, फर्स्ट तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आर्ब्रप्ट मूवमेंट ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल डाउन द हिल्स इन द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, भाई ये तो सबको पता है, वेदरिंग, इरोजन, ग्रेविटी, लैंडस्लाइड। सेकंड तो बिल्कुल नहीं है, सेकंड तो बिल्कुल नहीं है भाई, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है। और फर्स्ट भी मैंने डिसाइड कर लिया कि यार अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रेक्टर स्केल्स और ये सब चीज होती है। सॉर्म्स होता तो कहीं ना कहीं तो हम पढ़ते यार ज्योग्राफी में, सॉर्म्स तो कहीं भी नहीं पढ़ा एनसीईआरटी में, तो ये भी हटा दो। तो आंसर क्या है, सी और डी, सी और डी है मेरे भाई आंसर। क्या मुझे इसको खेलना है, क्या मुझे इसको खेलना है, खेलना है भाई, अक्कड़ बक्कड़ करके खेल दो, ठीक है। अब ये पढ़ो डी वाला, अ मोर और लेस कंटिन्यूअस मोशन इन द अर्थ दैट इज अनरिलेटेड टू एन अर्थक्वेक एंड दैट हैज अ पीरियड ऑफ 1 to 9 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये दिस इज जो इस वाले का क्वेश्चन है, ये चीज गलत है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। ये दिल्ली एक्सेट्रा में उस टाइम न्यूज में था। न्यूमेरस अर्थक्वेक्स दैट अकर लोकली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट अ क्लियर सीक्वेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी मेन अर्थक्वेक्स, यानी सॉर्म्स आर काइंड ऑफ लोकल अर्थक्वेक्स आप कह सकते हो, कंटिन्यूअसली होते रहते बट जबरदस्त इंटेंसिटी के नहीं होते। सो करेक्ट आंसर इज सी, बट स्टिल आपको खेलना था बाय एलिमिनेटिंग द 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो ये इसका आंसर है सी। ये करंट अफेयर्स का सवाल था, दिल्ली में काफी बार सॉर्म्स देखे गए हैं। आगे बढ़ते। चक हो वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये अप्रैल के करंट अफेयर का था, इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। एंड चक हो मुझे इतना पता है ये समथिंग राइस था, ठीक है। अब देखो अगर आपने बिल्कुल भी करंट अफेयर बस सुना होता तो भी खेल देते। देखो यहां कितना दूर दूर ऑप्शन है, डांस, ठीक है, राइस, ठीक है, और उसके बाद ट्रेडिशनल हेड गियर और बुद्धिस्ट फेस्टिवल। अब देख रहे हो डांस कहां, राइस कहां, कपड़ा है, हेड गियर कहां, फेस्टिवल कहां,
यू जस्ट नीड टू नो वन थिंग कि भाई ये समथिंग राइस था, मुझे इतना पता है ये समथिंग राइस था, तो फिफ्थ का मैंने बी लगा दिया था, ठीक है, फिफ्थ का मैंने बी लगाया एंड दैट इज करेक्ट, ब्लैक राइस ऑफ यू कैन से मणिपुर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, फिफ्थ का आंसर है बी एंड इसको जीआई टैग एक्सेट्रा भी मिला है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर में आया है। तो आप देख रहे हो ना करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ज्यादा इतना डीप नहीं पूछा, सिर्फ यू जस्ट नीड टू नो, यू जस्ट नीड टू नो कि ये था क्या, ठीक है। तो इसे जीआई टैग मिला था मणिपुर का, तो ये चीज डेफिनेटली आप देख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ, व्हाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। द इंडियन फेडरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। बिल्कुल गलत जवाब, हमारे देश में कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसा स्टेट्स के पास टेरिटोरियल गारंटी नहीं है, जब मर्जी स्टेट गायब हो सकता है, जब मर्जी नया प्रकट हो सकता है, ऑल डिपेंड्स अपॉन सेंटर्स विश, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी एक स्टेट को उड़ा सकती है, नए स्टेट को बना सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल गलत, फर्स्ट जैसी गलत तो ए गया सी गया, अब बी और डी में खेलना है अपने को, ठीक है। बट स्टेट्स हैव नो राइट टू सीक्रेट फ्रॉम द फेडरेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो सिक्स का सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे। इजी सवाल है, सब कोई यहां करता। आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेवेंथ, इफ इंडिया डिसाइड्स टू सीड अ टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये क्या है, सीड द टेरिटरी, मतलब अपना जो ये प्यारा भारत है यहां से हम किसी और को दे देंगे। याद रखना हमने क्या किया है, हमने अपना टुकड़ा काट के दिया है, ठीक है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल यूज होगा, अब देखो आर्टिकल 2, 3, 33, 68, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एंड यहां पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आर्टिकल 2 वर्सेस आर्टिकल 3 वर्सेस आर्टिकल क्या 368। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो समझो आर्टिकल 2 से क्या होता है, आर्टिकल 2 से मैं कैसे याद रखता हूं, जब भी बाहर से मैंने किसी स्टेट को एनेक्स किया या स्टेट को बुला लिया और अपने में जोड़ लिया, तो मैं आर्टिकल 2 का यूज करूंगा। क्या बोला मैंने, बाहर से अंदर मैंने किसी को बुलाया, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 कहता है कभी भी मैं इंटरनल जो स्टेट्स एग्जिस्टिंग है उसमें हेरा फेरी करूंगा, यानी उत्तराखंड यूपी से उत्तराखंड बना दूंगा, ठीक है, हाँ है ना, एमपी से छत्तीसगढ़ बना दूंगा, इस टाइप की चीजें अगर मैंने कर दी, इस टाइप की इंटरनल मैप पे कुछ छेड़ा फेड़ी करी, ठीक है, बाहर वालों का कोई रोल नहीं है, तो मैं यूज करूंगा आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। और देन कम्स व्हाट, आर्टिकल 368। 368 आपका जब यूज किया जाता है जब अंदर की चीजों को बाहर को देते हैं, इफ वी सीड अ पार्ट ऑफ इंडिया टू द थर्ड पार्टी, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम मेरे भाई थर्ड जो आर्टिकल है, सॉरी 368 है जो कि बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको हम यूज करेंगे। फिर से बोलो, 2 से क्या है, बाहर वालों को अंदर बुलाया जाएगा। सर एग्जांपल दे सकते हो, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम क्या था, बाहर था, ठीक है, हमने क्या करा 1975 में अंदर बुला लिया, ठीक है, तो आर्टिकल 2 को हमने अमेंड कर दिया, ठीक है, एंड सिक्किम को बुला लिया। इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है, बट स्टिल आर्टिकल 2 वाज अमेंडेड, 2A समथिंग आई थिंक आया था, ठीक है। आर्टिकल 3 तो अपना इंटरनल रीएडजस्टमेंट बता चुका हूं, एंड 368 तब था जब हमने, याद है, अपनी टेरिटरी को दिया, क्या याद करो, बांग्लादेश को कुछ केव्स दी थी हमने, इनफैक्ट बांग्लादेश को ज्यादा हिस्सा दिया था, ठीक है, तो क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। बताओ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, सब मुझे जरा टेलीग्राम पे बताओ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने बांग्लादेश को केव्स दी थी, ठीक है, बताओ। तो ये चीज आप देखो, सो आर्टिकल 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, आर्टिकल 3 तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है, तो आर्टिकल 3 गया। अब क्योंकि मुझे पता था ये तो रीएडजस्टमेंट के लिए होता है, तो थर्ड गया, तो देखो बी गया, सी गया और डी गया, हाँ है ना, बी गया, सी गया और डी गया, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने 2 को काटा ना, ओहो, जस्ट अ सेकेंड यार, नीचे मैं कुछ और काट रहा हूं, देखो ऐसी गलतियां भी होती है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल 3 तो बिल्कुल, आर्टिकल जो 3 है वो तो आपका इंटरनल रीएडजस्टमेंट है, तो 3 तो नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन को काटो, सेकंड यहां से काटो, तो ए गया, ठीक है, बी गया और डी गया, लो भाई आंसर आ गया सी, सी फॉर कैलकाटा। और ये बात अभी हमने पढ़ी भी कि 368 से हम किसी को देते हैं, ठीक है, लेते किससे हैं, लेते हैं मेरे भाई 2 से, हाँ है ना, तो आंसर क्या होगा 368। वेल द करेक्ट आंसर टू दिस इज सी, सेवेंथ का है सी। कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोग को, ठीक है। अब देखो ये लक्ष्मीकांत कितना भी पढ़ लो, बट जब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे लक्ष्मीकांत अब्सॉर्ब नहीं होगी,
अब तुम लोग को कभी भी नहीं भूलोगे, आर्टिकल 2 वर्सेस 3 वर्सेस 368। ठीक है, प्लीज इसको अपने शॉर्ट नोट्स में डेफिनेटली बना ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमने अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। चलो लेट्स रीड। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, ओके, इट डील्स ओनली विद द केसेस ऑफ करप्शन एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब ये देखो ओनली वर्ड आए, सतर्क हो जाओ, कान खड़े हो जाने चाहिए। अब कुछ यूट्यूबर्स और ये सब गंदगी फैलाते हैं, ओनली देखते ही गलत मार दो। ठीक है, गलत मार दो ओनली देखते ही। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, कभी कभी ओनली भी सही होता है। बट अब सोचो, ओनली आया है। अब तुम खुद देखो यार, सीबीआई का इतने केसेस हम लोग न्यूज में सुनते रहते हैं कि यार आरुषि हत्याकांड हो गया तो भी सीबीआई दे दिया। ठीक है, कुछ अभी कुछ दिल्ली में कुछ लोगों ने अपने आप को फांसी लगा ली थी, कुछ वो टोटका टोना हो गया तो भी वहां सीबीआई आ गई थी। अब भाई यहाँ तो सिर्फ करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, नहीं भाई, मर्डर केसेस में भी तो सीबीआई है। तो फर्स्ट तो गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है। बट सिर्फ ओनली ऑप्शन में मत जाना, ओनली ऑप्शन से अपने जो कान है उनको खड़े कर लो। ठीक है, हाँ ओनली आ गया, लेट्स वॉच। ठीक है, बट ये गलत है, ओनली गलत। तो ए गया और सी गया। ठीक है, अब आंसर बी या डी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सीबीआई फंक्शनिंग इज सुपरिटेंडेड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन व्हेन द ऑफेंसेस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सही है कि जब भी करप्शन के अंदर आ गया 1988 में, तो भाई क्या है, तो वो चीज आप कह सकते हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे बात आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना। अब सीबीआई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सीबीआई के बारे में आप जानते हैं क्या कि पहली थिंग, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ध्यान रखना, इट इज नाइदर स्टैट्यूटरी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ विच मिनिस्ट्री, किसके अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। इसके अंदर एक अटैच्ड ऑफिस की तरह ये काम करता है। ठीक है, एंड जो सीबीआई है, ठीक है, इसके बारे में एक अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है कि सीबीआई क्या सुओ मोटो केसेस उठा सकता है, क्या सुओ मोटो केसेस उठा सकता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर जो आएगा वो स्टेट्स में सीबीआई सुओ मोटो नहीं देख सकता, स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, यूटी में वो सुओ मोटो देख सकता है। ठीक है, तो स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। काफी बार आपने देखा होगा स्टेट्स अपनी कंसेंट विड्रॉ कर देते हैं, जैसे अभी वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर दी थी, महाराष्ट्र ने विड्रॉ कर दी थी। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, और सीबीआई कौन से एक्ट से अपनी पावर उठाता है, तो ये आप सबको पता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। कोई इसका स्पेशल, कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। ठीक है, एंड प्राइमरीली जो ये काम करता है वो आपके एंटी करप्शन भी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी है, स्पेशल क्राइम्स भी है, सारा कुछ ये यहाँ पे देखता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, सुओ मोटो पे एक क्वेश्चन आया जा सकता है। बट यस, अगर कोई कोर्ट ने कह दिया क्या कि गो सीबीआई गो, ठीक है, गो सीबीआई गो मतलब जाके इस केस को जांचो, तो भले ही कंसेंट हो या ना हो, देन सीबीआई इज एम्पावर्ड, सीबीआई विल गो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है, सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल पढ़ते हैं, 9th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अच्छा करेक्ट पूछा है क्या, हाँ करेक्ट पूछा है। The minor forest produce has been defined under the Indian Forest Act of 1927. ठीक है, और फिर next, the government of India announces the minimum support price for the various minor forest produce on the recommendations of CAPC. ठीक है, अब ये अगर पता है तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, बट फर्स्ट क्वेश्चन करा जा सकता है थोड़ी सी लॉजिक से। याद करो, हमेशा से यार हम लोग पढ़ते रहे ट्राइबल्स के राइट, ट्राइबल के राइट्स, एंड ट्राइबल्स के राइट्स में हम लोगों ने काफी बार सुना है कि यार माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को उनको इकट्ठा करने का हक होता है, ये वो। एंड ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स जब भी हम पढ़ते हैं तो FRA 2006 आप सबके और मेरे मन में आता है, बिल्कुल आता है भाई। तो एक गैस ये मारा जा सकता है कि यार माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में यार कहां से होगा यार, मतलब इतना ज्यादा कहां से थोड़ा डिफाइन किया जाएगा। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो आपका FRA 2006 में है। इस लॉजिक पे मैं फर्स्ट को एलिमिनेट करता हूं, और जैसे ही फर्स्ट एलिमिनेट हुआ, कौन सा कटा मेरे भाई, जल्दी बोल दो, ए कटा, सी कटा, तो आंसर बी और डी पे है। क्या मुझे इस क्वेश्चन को खेलना है, क्या मुझे इस क्वेश्चन को खेलना है मेरे भाई, अभी सिखाया है, खेलना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके खेल दो, खेल दो। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में डिफाइंड है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस MSP। ठीक है, अब यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली MSP जो होता है वो हम सबको पता है कि MSP अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए पढ़ा है,
ठीक है। और एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं कि जनरली CACP की रिकमेंडेशन पे ही सरकार देती है, ठीक है, जनरली इनकी रिकमेंडेशन ही चलती है, ठीक है। बट याद रखो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ये चीज नहीं होता, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ये चीज नहीं होता। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे किसकी सुनी जाती है, फिर किसकी सुनी जाती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे सुनी जाती है आपकी ट्राइफेड की, ट्राइफेड की सुनी जाती है, ठीक है। तो ट्राइफेड जो है वो रिकमेंड करता है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे सरकार MSP को घोषित करती है। तो यहां से हमने दो चीज सीखी, दो चीज क्या सीखी, पहली बात मेरे भाई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी क्या MSP डिक्लेयर होता है। तो कल को ये मत सोचना कि MSP सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे होता है, नहीं भाई, ठीक है। MSP आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी होता है। कौन करता है, करता सरकारी है, किसकी मदद, कौन मदद देता है, मदद यानी रिकमेंडेशन ट्राइफेड, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ट्राइफेड एंड नॉट द एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड्स द MSP टू द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, विच कमिटी डिक्लेयर्स व्हाट, द MSP, तो CCEA, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन से हमने 3 4 5 पॉइंट निकाले, ठीक है। तो यहां से आपका देख लो हमारी नॉलेज एक्सटेंड हुई, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा बट कल को ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन है क्या, हु डिक्लेयर्स, ये PYQ है मेरे भाई, MSP, ठीक है, ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या, CACP, ठीक है, या CACP है वही, ठीक है। सेकंड, ठीक है, डिपार्टमेंट कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ समथिंग, चलो यार एग्रीकल्चर ले लो, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, लेटर से कोई भी, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव, चलो ये ऑप्शन। अब देखो अधिकतर बच्चे CACP मार देंगे, नहीं मेरे भाई, CACP डिक्लेयर नहीं करता, CACP रिकमेंड करता है। डिक्लेयर कौन करता है, डिक्लेयर करता है CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन से हमने 3 4 पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करा, प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स में इसको जरूर लिख लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द मैक्सिमम सीट्स इन लोकसभा आर 542, ठीक है। However, there are total of 545 members, ठीक है। 552 है और अभी कितने हैं, 545, ठीक है, यानी कुछ सीट्स यहां वेकेंट है। इफ ओनली 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट 300 है एट द टाइम ऑफ वोटिंग, देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 मस्ट बी सपोर्टेड बाय ये। अब देखो ये अच्छा चीज है। अब आर्टिकल 368 में आपको पता है क्या कि दो टाइप से हम लोग यहां पे उठाते हैं, क्या मेजॉरिटी जो होती है, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ यू कैन से द पार्लियामेंट, ठीक है, और एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेक्टिफाइड बाय द क्या, स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ स्टेट्स का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये हटाओ, ये आओ। अब यहां आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी है, तो यहां होती है मेरे भाई क्या, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स हु आर देयर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, स्पेशल मेजॉरिटी बहुत टाइप की होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जजेस को हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी अलग होती है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए अलग होती है, ठीक है, राज्यसभा की एक अलग होती है, ठीक है, 2/3 या 368 की अलग होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डोंट वरी, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे आगे इन टाइम्स टू कम। तो यहाँ पे कौन सी मेजॉरिटी है, यहाँ होगी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50%। अब देख लो इसमें से ज्यादा कौन सा है, ठीक है। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर मैं करूंगा तो 2/3 ऑफ 300, ठीक है, तो 300, 100, 200, तो 200, तो एक ये ऑप्शन है। अब बड़ा देखना है, ठीक है, 50% कौन सा है, 50% इसमें से देखो 50% ऑफ कितने हैं, 545, 545 का 2, ठीक है, तो 273 समथिंग इसका आएगा, ठीक है, विच इज यानी कितना आ गया, ठीक है, 274 समथिंग आएगा। तो आपको कितने इसमें मेंबर चाहिए, ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी ए। अब बड़ा कौन सा है ये देखना है, ठीक है, बड़ा कौन सा है, तो द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी ए, ठीक है। तो क्योंकि हमें 50% ऑफ ये भी क्रॉस करना है, ठीक है, सो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइज एज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। अब ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है।
फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब ये काफी बार हम पढ़ चुके हैं यार कि नीति आयोग को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, सेंटर स्टेट सब लोग इसके मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। तो वन इज करेक्ट, वन जैसे ही करेक्ट है। अच्छा करेक्ट पूछा है ना, हाँ तो बी गया। नेक्स्ट पढ़ते टू, एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। ठीक है, अभी के लिए छोड़ो, पहले और चीज देखते हैं। थर्ड, इंटीग्रेटिंग विलेजेस इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। अब नीति आयोग का काम ही है खूब सारा डेवलपमेंट करना, बॉटम अप अप्रोच रखना, काफी बार हम लोग इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वन चाहिए, थर्ड चाहिए, वन चाहिए, थर्ड चाहिए, तो कौन सा आ गया? तो वन थर्ड तो दोनों में ही था, कोई फायदा नहीं हुआ। फोर्थ देखते हैं, टू लेवरेज इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगेन भाई वही ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि भाई डेवलपमेंट करना है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपको वो करना पड़ेगा, हार्नेस करना पड़ेगा। तो भाई फोर्थ भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 2 1 3 4 किस में आ रहा है? 1 3 4 एक ही में आंसर है, विच इज डी, यानी सेकंड भी सही है, एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इशू। तो वो भी सही है। अब भाई प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग, तो ऐसे फोरम पे तो होइएगा ना। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट आप देखते हो इसके मेंबर्स होते हैं नीति आयोग में, कभी किसी स्पेशल इनवाइटी बुला लिया जाता है, तो यस इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होगा। भाई इतना नहीं सोचना, इतना सोचोगे तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज, ये सही है। ठीक है, वैसे 1 3 4 भी है ऑप्शन में, बट नहीं, इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ, यू कैन से, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर टू दिस 11th का होगा आपका डी। ठीक, तो डी फॉर दिल्ली। नीति आयोग के बारे में पता है आप सबको, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें पता है। आगे बढ़ते हैं। 12th, consider the following passage with with reference to the writ issued by the Supreme Court under Article 32। ठीक है, और आपको एक रिट का पूरा एक पैसेज दिया है एंड देन बताना है कि above passage refers to which of the following writ। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इट इज अ कमांड इशूड बाय अ कोर्ट टू द अथॉरिटी डायरेक्टिंग इट टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। भाई यहीं पे पता चल गया क्या मैंडेमस का मतलब क्या है? वी कमांड, वी कमांड, तो सिंपल सा आंसर है सी। ठीक है, और बाकी तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। इट इज एन इजी क्वेश्चन, आई होप आप सबका सही रहा होगा, बाकी आप इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली। अब पहली बात तो ओनली आया तो कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, कि भाई ओनली आया। ठीक है, अब पढ़ो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैंने काफी बार बताया, दो होते हैं, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, एक होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, अब प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ पे किस पे फोकस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि क्या प्रोसीजर सही था लॉ को पास करने के लिए, कोई इंटेंट, कोई आपके उसको लॉजिक रीजन पे नहीं देखा जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या देखेंगे? प्रॉपर हम क्या देखेंगे? इंटेंट ऑफ द लॉ। इंटेंट क्या है प्लस प्रोसीजर को भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड पढ़ते हैं। द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ प्रोवाइड जुडिशियल स्क्रूटनी अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। नहीं मेरे भाई, अभी मैंने पढ़ाया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ में सिर्फ हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को चेक करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड इज टोटली रॉन्ग। इनफैक्ट फर्स्ट और सेकंड एक्सचेंज है, फर्स्ट और सेकंड एक्सचेंज है, याद करो अभी बताया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये भी चेक किया जाएगा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस सही था, प्लस आपकी मंशा क्या थी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्यों ये चाहता था कि ये आए। ठीक है, काफी बार मैंने क्लासेस में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड एक्सचेंज है। स्टिल अगर आप सेकंड को भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है, तो देखो सेकंड तो क्या होगा? ए गया, बी गया, डी गया। द करेक्ट आंसर टू दिस इज थर्ड ओनली, थर्ड ओनली। ठीक है, और देख लो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। कहता है ना किसी की भी लाइफ नहीं ली जा सकती एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, जब तक कि प्रॉपर लॉ के थ्रू ना हो। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट 14 डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स इंपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इफ। ठीक है, इफ ये पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर पूछा है। ठीक है, पढ़ते हैं। इफ द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, इजी क्वेश्चन, यस काफी बार 356 365 हम लोग पढ़ते रहते हैं आर्टिकल्स, यही चीजें बोलते हैं। नेक्स्ट, if the president is satisfied that the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। बिल्कुल भाई, हमेशा प्रेसिडेंट रूल पे विवाद ही यही होता है कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन कब सही है कब गलत है। ये तो बात न्यूज में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। 1 2 बिल्कुल सही है, 1 2 जैसी सही है तो बी गया। ठीक है, सी गया। ठीक है, अब ए और डी में से थर्ड, देयर इज अकरेंस ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स डिस्टरप्टिंग लॉ एंड ऑर्डर। अब ये गलत है भाई, ये गलत है।
ठीक है, ऐसे तो कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, फट से प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। ठीक है, बट यस कल को इसको बेस यूज करके लगाया जा सकता है। ठीक है, वो अलग बात है, बट संविधान में ये चीज नहीं लिखी है। देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है गाइस, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, समझो। तो ये चीज आई थिंक तो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, और डी गया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, लेट अस मूव 15th। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन मलिंग ओवर द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का इन्होंने आइडिया दिया है, विच एम्स टू, अब ये न्यूज में था। ठीक है, बट इसको गैस भी कर सकते हैं। अब देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी समथिंग लाइक डिपॉजिट फैसिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अपने यहाँ डिपॉजिट खोलना चाह रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंकरों का बैंक होता है, वी नो दैट इट इज द पापा बैंकर। तो डिपॉजिट फैसिलिटी है, तो इसमें डालेगा कौन पैसा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स ऑफ वेरियस बैंक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यानी कुछ एक डिपॉजिट खोलना चाह रहा हूं जिसमें बैंक कुछ पैसा डालेंगे, इस टाइप का होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, विच एम्स टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट टू एनहांस एग्रीमेंट। भाई कैसे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, अपने यहाँ तुम डिपॉजिट फैसिलिटी खोल रहे हो, अपने यहाँ तुम डिपॉजिट फैसिलिटी खोल रहे हो, तो लिक्विडिटी तो कम होगी ना, सारे बैंक तुम्हारे पास आके रखेंगे पैसा, तो ये तो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज द सेविंग्स इन द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। भाई लोग कैसे आपके यहाँ सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझो। फिर बूस्ट द स्लोइंग इकोनॉमी बाय मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कहां से आ गया भाई, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे कुछ भी, है तो बिल्कुल गलत है। यानी चलो ए और डी गया, तो आंसर क्या है, बी और सी में से होगा। अब ऑब्वियसली देखो यार, बी ज्यादा लॉजिकल नहीं लग रहा। अब्सॉर्ब द एडिशनल लिक्विडिटी विद द बैंक्स बाय अलाउइंग देम टू पार्क द एक्स्ट्रा फंड्स विद द आरबीआई। हाँ है ना, अभी बोलो देखो बैंक पार्क करते हैं, तो भाई मैं तो बी ही मारता, अगर नहीं भी पढ़ा होता मैं तब भी मारता, बेसिक लॉजिक के बेसिस पे। ठीक है, एंड इसका सही जवाब क्या है मेरे भाई, सही जवाब इसका बी ही है। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये करा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। मकसद क्या है, ट्रेडिशनल लिक्विडिटी क्या है, बैंक्स हमारी तरफ आरबीआई की तरफ पार्क कर सके। बाकी इसके बारे में आप लोग सॉल्यूशंस पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट माय पर्पस वाज टू टेल यू हाउ टू रीच द आंसर इवन इफ यू डोंट नो। ठीक है, एंड यही पर्पस होता है हर एक टेस्ट सीरीज का, कि क्वेश्चंस को कैसे थोड़ा बहुत करके खेला जाए। ठीक है, नोबडी नोज एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं 16 सवाल। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLA। ठीक है, इस बार के अपने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखते हैं और क्या पूछा है, करेक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं, अंडर MP लैड्स ₹5 करोड़ इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द डेवलपमेंटल वर्क। नहीं मेरे भाई, ये हमने पढ़ा है MPLA में कि पैसा मंत्री के MLA के हाथ में, MP के हाथ में नहीं आता। MP जाके बोलेगा सर यहाँ नाली बनवा दो, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नाली बनवा देगी, पैसा अपने आप कट जाएगा। ठीक है, तो हाथ में नहीं आता। तो जैसे ही फर्स्ट गलत हुआ, ए गलत, सी गलत। ठीक है, तो थर्ड तो बिल्कुल सही है, चलो। ठीक है, और मिनिस्ट्री तो यही है, मॉस्पी इंप्लीमेंट करता है। सेकंड, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा आर नॉट एंटाइटल्ड। नहीं मेरे भाई, ये एंटाइटल्ड हैं। ठीक है, दे कैन चूज देयर डिस्ट्रिक्ट वेर एवर दे वांट। तो सेकंड भी बिल्कुल गलत, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी सही है इसका आंसर, दैट इज मॉस्पी इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। ये भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। लेट अस मूव टुवर्ड्स द 17 क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू कोलैप्स CAD रिसेंटली सीन इन न्यूज, अब करंट अफेयर से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताना है आपको करेक्ट क्या है। अब ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, गलत है। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू स्टूडेंट्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस द कंट्री टू क्रिएट एंड मॉडिफाई 3D डिजाइन। ये चीज सही है। अब जनरली मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना चाहिए, बट स्टिल यार कुछ लॉजिक हो सकता है, कुछ लॉजिक बताओ सर, कुछ तो हो जाए। देखो अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स आप सबको पता है, ये एम मिशन के अंदर है। अब एम मिशन सबको पता है नीति आयोग का है भाई। ठीक है, अब नीति आयोग के मिशन में, ठीक है, नीति आयोग के मिशन में अगर मैं अज्यूम कर लूं सेकंड सही है तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये भी तो बोल सकते हो सर क्या हो सकता है फर्स्ट सही हो सेकंड गलत हो, लॉजिक है नहीं? बिल्कुल भाई, मैंने कब बोला? ठीक, तो यानी एक बात तो तय है, क्या क्या कि दोनों सही नहीं हो सकते। हाँ है ना, सी हटा दो, सी हटा दो, और
ये चीज अज्यूम कर लो यार, एक तो सही होगा ही, एक तो सही हो गई, ठीक है, तभी तो ये सारा लॉजिक वर्क करता है, ठीक है। तो क्या है, डी भी गलत है। हाँ है ना, कि एक सही हो रहा है, खेला जा सकता है अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ खेला जा सकता है, ठीक है। कुछ लोग ए मार दो, कुछ लोग बी मार दो, सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका करेक्ट आंसर है क्या, इट इज बी, ठीक है, बी है। और किसके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है, तो इसमें नीति आयोग एंड अदर उनका है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी सॉल्यूशंस इसके पढ़ लेंगे, आपको आ जाएगा करंट अफेयर्स का सवाल का, ठीक है। कोलैप्स ईडी, बट स्टिल मकसद देखा कैसे आंसर्स तक थोड़ा बहुत आया, ठीक है। ऐसे ही करना होता है भाई, डोंट थिंक कि तुम्हें सवा आएगा अनटिल अनलेस यू हैव सेट द पेपर, ठीक है। सो इस चीज को देखो, आगे बढ़ते हैं, 18 सवाल को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली मेंशंस द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नॉट द इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। अभी के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सीईसी हैज ओवरराइडिंग पावर्स व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन द एनी मैटर टू एनी इशू, नहीं भाई, सबको पता है सीईसी प्लस उसके जितने भी दोस्त हैं इलेक्शन कमिश्नर सब बराबर होते हैं, तो ओवर राइडिंग कुछ नहीं होता, मेजोरिटी वोट होता है। तो सेकंड गलत, सेकंड गलत मतलब बी और सी गलत। देखो भाई, ए और डी आ गया, ए और डी आ गया। अब जनरली देखो, अब ये भी तुम ये मत कहना कि ये क्या कह रहे हो, जनरली यूपीएससी में नन नहीं होता, नन ऑप्शन नहीं होता जनरली, ठीक है, ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो इस लॉजिक पे क्या गेस मारा जा सकता है, इस लॉजिक पे ए को गेस मारा जा सकता है, ठीक है, इस लॉजिक पे ए को गेस मारा जा सकता है, ठीक है। बट 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 हर बार ये चीज नहीं चलती, इस लॉजिक पे तुम मारते ए और तुम्हारा आंसर होता था गलत, ठीक है। वेल इसका सही जवाब है फर्स्ट भी गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली मेंशंस द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नॉट द ईसी, देखो ओनली वर्ड आया था तो सतर्क हो जाते, ठीक है मेरे भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियर कट लिखा है आर्टिकल नंबर 324 को अगर आप पढ़ो, क्या कि इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, प्लस the number of election commissioners which the president may decide from time to time, ठीक है, यानी सीईसी की भी बात की गई है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसके पास है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसके पास है, ईसी के पास है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, क्या लगता है आपको, या दोनों के पास है। द आंसर टू दिस इज ईसी ओनली, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर सीईसी पे नहीं होती, ठीक है, अरे सॉरी उल्टा, ईसी पे नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ही होती है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा डी, नन, तीनों ही ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स, ठीक है, और ये तीन आपको पूछा है एंड करेक्ट बताना है। इंडिविजुअल फ्रीडम यस, सोशल जस्टिस यस, कम्युनिटी बेस्ड राइट यस, कितनी बार है, डी, बहुत इजी सवाल है, सभी कुछ है भाई, 29 30 आर्टिकल, सोशल जस्टिस के इतने सारे आर्टिकल्स है, डीपीएसपी पूरा सोशल जस्टिस की बात करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका इंडिविजुअल फ्रीडम 14 18 है, तो इजी सवाल था, ठीक है। तो डी हो गया। 20, इट वॉज एन अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय द चोग्याल डायनेस्टी, ठीक है। इट बिकेम अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया इन 1947 under the lapse of British paramountcy. It became an integral part of India through referendum. Recently it was in news in the Delhi government की कुछ controversial administration की वजह से, which of the UTs, ठीक है। तो अब ये चीज पता है प्रोटेक्टरेट, अगर आपने थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत अच्छे से रिवाइज करी है चोग्याल डायनेस्टी, तो वेल द आंसर टू दिस इज सिक्किम, बी है इसका सही जवाब, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इट इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द रेफरेंस, करेक्ट पूछा है, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 30, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर करेक्ट पूछा है, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, अब ये देखो यानी जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, नहीं भाई, इंडिया में सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंदर है सर, कोर्ट कुछ भी कर सकती है, तो ये गलत है। प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी अप्रूव ओनली बाय द लोकसभा, ओनली बाय द लोकसभा, समझो, ठीक है, गलत जवाब, ठीक है। ये तो थोड़ी सी ज्यादा आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, अभी रुक जाओ, डी पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल, नहीं भाई, ये तो नॉर्मल इमरजेंसी में होता है, तो इसका सही जवाब क्या है, सी। द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, और ये बात तय भी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए हमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, वो तो जो आपकी नॉर्मल इमरजेंसी होती है उसके लिए जरूरत होती है, तो इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा, इजी सवाल था, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रिक याद रखना, कभी भूल जाओ,
356 आर्टिकल तुमको पता है? 356 क्या है? प्रेसिडेंट रूल सबको पता है। +4 ऐड करूंगा मैं, +4 ऐड करूंगा तो 360 आएगा। 360 होगा अपना नॉर्मल इमरजेंसी, ठीक है। -4 ऐड करूंगा, -4 ऐड करूंगा, एक सेकेंड, तो आएगा आपका ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। -4 ऐड करूंगा तो आएगा 352, ठीक है। ये आएगा आपका नॉर्मल इमरजेंसी। तो ऐसे मैंने ट्रिक बना के याद रखी है, आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। क्या है ट्रिक, फिर से मेरे साथ रिवाइज करो, ठीक है। द ट्रिक इज 356 आर्टिकल सबको पता है, जी हाँ सर पता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, काफी बार न्यूज में आते रहता है, ठीक है। +4 ऐड करूंगा तो 360, 360 मिलेगा मुझे फाइनेंशियल इमरजेंसी। -4 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 352, 352 कौन सा? नॉर्मल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कल को आ जाए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 20 सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आपसे पूछा है करेक्ट, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द NHRC एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेल सिंपल सा सवाल है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई गवर्नर करता है, ये चीज तो सबको पता है, तो ये चीज गलत है, ठीक है। सेकंड, ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ NHRC HRC। अब ओनली आया है तो बच्चे सतर्क हो जाए, अब बट बच्चे गलत मार देंगे। वेल इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यस ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज दैट, तो इसका आंसर है बी। एक स्टेटमेंट याद रखना, क्या कि द प्रेसिडेंट डज नॉट अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द NHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, बट ही हैज द पावर टू रिमूव देम, ठीक है। एंड सेम चीज गोज फॉर गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट रिमूव्स, गवर्नर अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट रिमूव्स। बस ये अपने शॉर्ट नोट्स में आप नोट बना लो, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा एक क्वेश्चन, NHRC स्टेट HRC, ठीक है, क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। वेल नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडी एंड जो आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 आया था उसके थ्रू ये बनी थी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, और एक और पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वो वाले मैटर्स देखता है जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जबकि जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो आपका जो सेंट्रल लिस्ट है उसके मैटर्स को देखता है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23rd, इंटरेस्ट ग्रुप सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी, ठीक है। दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, प्रमोशनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का पूछा गया है। अब ऑब्वियसली बात है, नाम पता चल रहा है किसी एक सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे ये, ठीक है। तो बताना है कौन से सेक्शनल ग्रुप है। प्रोफेशनल बॉडी सच एज दैट ऑफ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बिल्कुल भाई, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो 1 सही है, सी हटा दो। ट्रेड यूनियन, बिल्कुल भाई, ट्रेड यूनियन अपने जो लेबर है उनके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, तो 2 भी सही है, तो गलत है, ठीक है। तो 1 and 2 एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। और अ ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट द बॉन्डेड लेबर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अब ये किसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं भाई? ये कुछ ऐसा सेक्शन के थोड़ी ना इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो जनरली सबके लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। तो थर्ड तो वैसे भी है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 कौन सा है? बी, सेक्शनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following events may lead to the loss of Indian citizenship for an individual, ठीक है। When an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, बिल्कुल सही बात है, इंडिया में एक सिटीजन, तो 1 तो सही है, यानी सी गलत, ठीक है। If the citizen has shown disloyalty to the constitution, ये भी बिल्कुल सही है, हम सबको पता है डिसलॉयल्टी के भी सिटीजनशिप चली जा सकती है, तो सेकंड भी सही है, ठीक है। 1 2 1 में, यानी थर्ड भी सही है। If he is a minor whose parents have renounced Indian citizenship, तो यस थर्ड में आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, बट जब आप 18 साल से ऊपर हो जाओगे देन यू हैव द राइट टू टेक बैक योर सिटीजनशिप, तो डी आपका सही है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तीनों में आपकी जो सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी? वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल पूछा है, फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में बराबरी की हिस्सेदारी वाला, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल गलत है, अगर बराबरी की हिस्सेदारी होती तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन होते, ठीक है। बाई कैमरलिज्म, यस ट्रू है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, गलत जवाब। सिंगल जुडिशरी होती तो फिर तो यूनिटरी आ जाता, तो 1/3 काटो, 1 काटा, ठीक है, ओ लो ऐसी आंसर आ गया बी, ठीक है। वी डिड नॉट इवन रिक्वायर द थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या है? दिस इज बी, ठीक है। ये चीज आप यहां पे ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग, फिर से आ गया, ठीक है। इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई
कुछ वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी इसके बारे में बात नहीं करी है, तो यस दिस इज राइट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी एडवाइस इनपुट्स बट नॉट टेक्निकल एडवाइस। नहीं भाई, नीति आयोग को तो कहते हैं ये थिंक टैंक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो सेकंड तो गया, तो ये भी गया, ये भी गया। अब मैंने आपको बताया जनरली नन नहीं होता, तो इस बेसिस पे ये खेला जा सकता है, बट थर्ड भी बिल्कुल सही है, इट प्रोवाइड्स अ कोलैबोरेटिव बॉटम अप्रोच, बिल्कुल सही जवाब, ए इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 27 with reference to the integration of erstwhile princely states consider the following pairs, ठीक है। प्रिंसली स्टेट बताया एंड मोड ऑफ इंटीग्रेशन बताना है कौन सा सही है, ठीक है। अब हैदराबाद रेफरेंडम, जूनागढ़ पुलिस एक्शन, कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब देखो कश्मीर तो मुझे पक्का पता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आया है, आप सबने काफी बार पढ़ा है, तो थर्ड तो सही है, यानी ए हटाओ। और हैदराबाद में उल्टा हुआ है पुलिस एक्शन, इसको याद रखने का तरीका क्या, एचपी, हैदराबाद पुलिस एक्शन, और जूनियर, जूनियर, ठीक है, जूनियर मतलब जूनागढ़ आर, आर मतलब रेफरेंडम, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, हैदराबाद पुलिस एक्शन से आया था, ठीक है, एंड ये आपका रेफरेंडम से आया था, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड करेक्टली, ये बताना है। फेस्टिवल पूछा और स्टेट पूछा है, ठीक है। अब अंबुबच्ची मेला, ठीक है, आसाम, ठीक है, ये काफी बार न्यूज में रहता है, कामाख्या टेम्पल के लिए, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के लिए, तो वन सही है, ठीक है। और चेतारा जत्रा, ठीक है, ये भी उड़ीसा का सही है, काफी बार ये भी न्यूज में रहता है, तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये मुझे पता है, तो 1 2 सही है, तो एक ही में 1 2 आंसर है, द आंसर विल बी सी, ठीक है। एंड विशु उत्तर प्रदेश का नहीं है, विशु इज केरला, केरला का है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और रंगोली बिहू, बिहू भी काफी बार आसाम के केस में आप लोग सुनते रहते होंगे, ठीक है, तो बिहू इज आसाम, तो ये चीज ध्यान रखना। अंबुबच्ची मेला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपका कुंभ ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, महाकुंभ ऑफ ईस्ट, तो ये काफी बार न्यूज में रहता है, ठीक है। एंड आसाम का एक टेम्पल है गुवाहाटी का कामाख्या टेम्पल, ठीक है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस एज रॉन्ग, ठीक है, तो कामाख्या टेम्पल है, ठीक है। एंड ये जो आपका गॉडेस है वो आपके फर्टिलिटी फेस्टिवल, तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल इसको बोला जाता है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। चेतारा यात्रा का है, उड़ीसा का है, काफी बार होता है, और ऋषिकुल्या रिवर आपको पता होगा ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए फेमस है, तो वहां पे ये है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ऋषिकुल्या रिवर के हिल टॉप पे यहाँ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29th which of the following statement is in context of the CAG is not correct, not correct पूछा है, ठीक है। It is authorized to audit the contingency fund, बिल्कुल भाई है। CAG submits annual reports to the president of India, बिल्कुल भाई। अच्छा, एक ट्रिक याद रखना, all the constitutional bodies, ठीक है, all the constitutional bodies submit its report to the president, ठीक है, कभी फंसो तो ये ट्रिक का यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। all the statutory bodies submitted report to the generally government except one, क्या है वो, CVC gives it to president, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। CVC किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, कभी आ जाए, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसको रिपोर्ट सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट ए और बी सही है, अब ए और बी सही है तो आंसर क्या होगा, सी और डी में से, ठीक है। आगे पढ़ो। CAG is removed, CAG compiles and maintains accounts of both central and the state government, ठीक है। अब ये भी सही लुक हो रहा है, तो मैं इसको अभी सी मानता हूं और मैं डी लगा दूंगा, ठीक है, बट एक बार डी पढ़ना जरूर, क्या, CAG is removed by president on the same ground and in the same manner as that of a Supreme Court judge, ठीक है। CAG is removed by president on the same ground and in same manner as that of Supreme Court judge, yes। तो यार ये तो चारों ही सही लग रहे हैं, बट या तो नॉट करेक्ट, हाँ है ना। तो अब यहां पे आपको थोड़ा सा देखना है कि सी और डी में कौन सा नॉट करेक्ट है, क्योंकि ए भी पक्का है और डी भी तुम्हें पता है यार, कैग को तो वैसे ही हटाया जाता है, सेम मैनर से तो हटाते हैं, प्रॉपर जो उसका है पार्लियामेंट्री प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसे कैग को नहीं हटाया जा सकता, और सेम ग्राउंड्स पे हटाया जाता है, ठीक है, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, व्हाट नॉट, ठीक है। तो वेल इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, मतलब सी गलत है। कैसे सी गलत है, कैसे हम लोग सी को गलत कर सकते हैं, तो जो कैग है, एक चीज याद रखना, ही वॉज, इनको मेंटेनेंस का चार्ज दिया गया था सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की, ठीक है, अकाउंट्स को, बट इन 1976
he was relieved of his responsibility with regard to the compilation and maintenance of accounts of the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेंटेनेंस अकाउंट्स है वो ये नहीं करता, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना. सो सी इज इनकरेक्ट, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट 30th बढ़ते हैं, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है. एनसीबीसी हैज बीन कन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, बिल्कुल भाई, अभी हुआ है रिसेंटली, ठीक है. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बताना है तुम्हें, ठीक है. It investigates the matter of the constitutional and legal safeguard for the both OBC and Anglo-Indians. अभी के लिए छोड़ दो, सी पढ़ो. The condition of service and tenure of the office of the members of NCBC are determined by the president. ठीक है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल जनरली जितने भी आपके ऑफिस होते हैं तो उसमें किसका रोल होता है, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, उसमें जो रोल होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है, ठीक है. इट प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो किसको देते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी गलत है. क्यों, क्योंकि एंग्लो इंडियंस की ये नहीं सुनता गुहार. वो कौन सुनता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ ओबीसी का है, नॉट द यू कैन से एंग्लो इंडियंस, ठीक है. तो कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट. रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है. एंड जो एंग्लो इंडियंस है उनकी जो मैटर है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स, तो वो जाता है एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. ये सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही है, ठीक है. सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. बट यस, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले जो लीगल सेफगार्ड्स एक्सेट्रा था वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही देखता था. ओबीसी प्लस जो आपका एंग्लो इंडियंस है प्लस जो आपका शेड्यूल कास्ट है, तीनों के. बट अब ओबीसी की ये जिम्मेदारी एनसीबीसी को दे दी है. जो एंग्लो इंडियंस और शेड्यूल कास्ट की है वो आज भी एनसीएससी के हाथ में ही है. तो ये चीज स्पेशली ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 31. विथ रेफरेंस टू द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या है, और ये पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. A citizen of another country who was a citizen of India at any time after the commencement of the Constitution is eligible to become OCI card holder. तो रुक जाओ, अभी सेकंड पढ़ते हैं. OCI card holders are entitled to multiple entry lifelong visa for visiting India or any purpose. रुक जाओ, थर्ड पढ़ते हैं. OCI card holder enjoy the right to equality of opportunity in the matter of public employment. क्या बात कर रहे हो यार, OCI आपका बाहर के देश का नागरिक है, ठीक है, और आप उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 दे रहे हो आर्टिकल. या इंडिया में तो जॉब की कमी है, आप ओसीआई वालों को राइट टू इक्वालिटी इन जॉब दे दोगे, ठीक है. गलत है भाई, थर्ड क्लियर कर गलत है. यदि बी गया, सी गया, डी गया, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए फॉर आगरा, ठीक है. पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ओसीआई होने का क्या फायदा है, क्या इंडिया में जॉब एक्सेट्रा मिल जाएगी, नहीं भाई, सिर्फ तुम्हें मल्टी लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा, ठीक है. कि हाँ ठीक है, बार बार वीजा के लिए अप्लाई मत करना, एक बार ओसीआई कार्ड लेके आ जाओ बस, और कुछ नहीं है. कहीं सोचो कि तुम यूपीएससी का फॉर्म भर दोगे, ओसीआई है, नहीं भाई, ओसीआई कैन नॉट फिल द यूपीएससी फॉर्म, ठीक है. ओके, नेक्स्ट 32. विथ रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट प्रोवाइड फॉर दिस ऑफिस, ठीक है. यस, ओरिजिनली नहीं था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद आया, तो क्या हो जाएगा, ठीक है. 1 इज करेक्ट. द ऑफिस फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, यस, 2 इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड, इट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो, मैंने अभी पीछे एक लॉजिक बताया था, क्या, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अगर तुम्हें यह पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम 350 बी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मेरे भाई. अभी सर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पीछे बताया, ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको देगी रिपोर्ट, किसको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देना चाहेगी, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इट विल बी गिविंग द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है. तो यानी थर्ड गलत, तो ओके, ए गलत, बी गलत, और अभी हमें पता है ऊपर का एक दो में एक सही है और डी नन हो नहीं सकता, तो आंसर क्या, बी. देखा आ गया, आया ना. देखा, एक लॉजिक से एक कुछ स्टेटमेंट्स को आपने बनाया एंड कैसे फिट करा, ठीक है. तो दैट इज द पर्पस. जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, ऐसे आपकी बुद्धि खुलती है, ठीक है. समझो, लॉजिक लगाओ, डिराइव करो, आंसर पाओ, हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल भाई. नेक्स्ट 33.
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऑफ अ कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। बिल्कुल भाई, रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अ कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट नेसेसरली बी डेमोक्रेटिक। बिल्कुल, कितनी बार क्लास में चिल्ला के बताया है। नॉर्थ कोरिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एक सिगरेट के डब्बे के बराबर है वाला है। सर्च करना, चलो गूगल करके, नॉर्थ कोरिया कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या वो डेमोक्रेटिक है? ठीक है, तो नहीं यार। ठीक है, समझो। तो a country that has constitution may not necessarily be democratic. 2 is right. ठीक है, 1 is right. A constitution lays down the limits of the powers of government. बिल्कुल भाई, पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, जिसके माध्यम से कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, मतलब सरकार भी इसी के अंदर काम करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 34, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एमेंडमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स, यस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, नो। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, यस। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नो। तो करेक्ट आंसर क्या है? इवन इफ यू नो कि पीएम की नहीं है तो ये गया, ये गया। अब आंसर क्या है? 1 3 ए। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल आपको पता होना चाहिए किसकी सैलरी है। सर ट्रिक बता सकते हो? बिल्कुल भाई, पीजी में पिछली क्लास में बताया, पीजी में कम बोल जरा, पीजी में कम बोल जरा। प्रेसिडेंट, गवर्नर, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, बोल, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, जरा, जजेस, खत्म। तो ना ही प्राइम मिनिस्टर ना ही लीडर ऑपोजिशन है, हो गया। ठीक है, डन डन। बिल्कुल मेरे भाई, अगर अब भी नहीं हुआ है तो कब होगा फिर? ठीक है, कब होगा? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वहां टफ बन जाता है ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो प्लीज ऐसी ट्रिक बना के रखो, मैं भी बताऊंगा। और एक चीज और याद रखना है, एनएसओआर, एनएसओआर बोलो, एनएसओआर नेम्स। ठीक है, शेड्यूल 1, सैलरीज शेड्यूल 2, ओथ शेड्यूल 3, आर राज्यसभा सीट शेड्यूल 4, खत्म, एनएसओआर। ठीक है, ओके। 35, if the supreme court is bound to declare a law as invalid if it violates क्या? द फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, आर्टिकल नंबर 13 में क्या बोला है? एनी लॉ, एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एनीथिंग विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स विल बी गोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड, डीपीएसपी नहीं भाई, नॉन जस्टिसेबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंसर विल बी क्या? ए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट कब आपका वायलेट कर सकता है? जब फंडामेंटल राइट्स है तो क्लियर कट ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कोई वो नहीं है यार, ठीक है, कभी भी वो कर देते हैं। ठीक है, बट जनरली वो बेसिक स्ट्रक्चर को देख के ध्यान रखते हैं। तो इस बेसिस पे आंसर होगा इसका 1, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बाउंड, क्योंकि बाउंड बोला है। ठीक है, 13 में तो पक्का कर देंगे, पक्का, अगर फंडामेंटल राइट को करो। बट अगर कैन होता आंसर, कैन, अब कैन वर्ड इज समथिंग वेरी वाइड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यस यार कर देगा, अगर क्या पता डीपीएसपी कुछ वायलेट हो रहा हो। ठीक है, आर्टिकल 39B इस टाइप का, तो यस आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन मुझे लगा। ठीक है, ऐसे जनरली यूपीएससी नहीं पूछता। ठीक है, बट स्टिल पूछा जाए तो आपको खेलना ही है। ठीक है, आते हैं ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन, बट इस टाइप से तो नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, और आपको क्या करेक्ट पूछा है? ओके, only parliament shall have the power to make laws restricting the application of fundamental rights to the member of armed forces. yes, ये हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 33, 34 मार्शल लॉ, 35 ये सब पढ़ते हैं। तो उसमें पार्लियामेंट के पास ही पावर है, तो 1 सही है। ठीक है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिक लेबर इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। नहीं मेरे भाई, याद करो, फंडामेंटल राइट्स पे लॉस कौन बनाता है? सेंटर या स्टेट? सेंटर या स्टेट। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं काफी बार कि सेंटर की ही यहां पे है, ताकि यूनैनिमिटी रहे। तो यहां पे क्या है? बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। 37 का हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया, द करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स गो टू 38। Which of the following cultural and educational rights are guaranteed by the Constitution for the protection of interest of minorities? ठीक है, देखते हैं। राइट टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइस, बिल्कुल भाई सीधा है। राइट टू कंजर्व द कल्चर, यस, आर्टिकल 29 बोलता है यू कैन डू दिस। ठीक है, राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें मतलब गलत क्या है? ठीक है, यू कैन डू दिस।
तो द करेक्ट आंसर विल बी आई थिंक डी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एंड 39, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट जो रूल है, ठीक है, वो इसमें ये नहीं होता, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली, और वो भी कब? व्हेन ड्यू टू वॉर, कुछ टाइप का एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, इस टाइप का हो जाएगा तभी, ठीक है। जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो स्टेट्स इमरजेंसी है, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आती है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर की वजह से आया है मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर की वजह से ये हुआ है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो प्रेसिडेंट रूल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, अगर कल को पूछा जाए, ठीक है। ओके, तो ये भी हम लोग, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी डिस्कस किया था कब, कौन सा ट्रिक है? 356 प्लस 4 जोड़ेंगे क्या होगा? 360, ठीक है, दिस इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। माइनस 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 352, एंड ये आपकी नॉर्मल वाली जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, उसको देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 356, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्लस 4 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी माइनस 4 इज नेशनल इमरजेंसी। हाँ है ना? बिल्कुल भाई। ओके, नेक्स्ट 40, which of the following term in the preamble best describes the notion that the people of India should behave as if they are members of the same family? तू मेरा भाई बहन है, भाई भतीजा चाचा ताऊ, फ्रेटर्निटी। डी, आसान सवाल। नेक्स्ट, which of the following cases may be considered as a violation of fundamental rights guaranteed under article 19? कब आर्टिकल 19 वायोलेट होगा? ठीक है, करेक्ट पूछा है। प्रोहिबिटिंग वुमेन फ्रॉम ओपनिंग ऑफ न्यू आईटी ऑफिस, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आर्टिकल 19 में फ्रीडम टू वर्क है, तो जैसे ही तुमने फर्स्ट को रहा तो ये तो हो गई। नेक्स्ट, फोर्सिंग पीपल फ्रॉम सर्टेन कास्ट टू परफॉर्म ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, बिल्कुल भाई। आपने किसी बंदे को फोर्स किया कि तुम यही काम करो, वही राइट टू वर्क एक टाइप का आपने उसका छीन लिया, हाँ है ना? बिल्कुल। थर्ड, डिनाइल ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी है। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 19 में। सर कैसे? ये कैसे? अरे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर ही आर्टिकल 19 आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। कुछ बच्चे सिर्फ सी लगा देते, बट इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। क्या है डी? कैसे डी है? कि भाई जो आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आपको क्या है? सरकार को लोगों को हक है क्या? कि भाई गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में क्या हो सके, आप पता चले, ठीक है, तभी वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। क्या है? क्या है ये क्वेश्चन? फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इज गारंटीड अंडर फर्स्ट आर्टिकल 21, सेकेंड आर्टिकल 14, थर्ड आर्टिकल 19, फोर्थ क्या? आर्टिकल 23। बताओ भाई, करेक्ट आंसर इज ए। गलत, सी। पूछा आ चुका है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक टाइप का। क्या? राइट टू मैरिज इज अंडर सेम बताओ। चलो, राइट टू मैरिज अंडर आर्टिकल 21, 14, 19, 23, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 19। गलत जवाब, 21 राइट टू मैरिज आपका 21 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये हम लोगों ने जो 41 क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लिया। अब गाइस वीडियो 1 घंटे का हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। जो अब अगले 10 क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि रेंडर होने में फिर टाइम लग जाता है। एक वीडियो को 1 घंटे से अगर ज़्यादा की बनती है तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 41 से जो आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है उसको वहीं पर डिस्कस कर लेंगे।